बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, और इसका पार्ट 1 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। चैप्टर नंबर 20 है ये, एसी सर्किट्स। अल्लाह की रहमत से 5 चैप्टर्स हम मुकम्मल कर चुके हैं इस न्यू बुक के, कंप्लीट चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 जो है अब शुरू होने जा रहा है। पिछली वीडियोस आपने देखनी है, पिछला पार्ट अगर देखना है तो यहाँ देखें, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। अगला पार्ट अगर देखना है तो वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तक एक्सेस करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ पार्ट्स के हिसाब से बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज है। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मौजूद होगी। आप चले जाइए, सारी वीडियोस जो अब तक बन चुकी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री 13 चैप्टर मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 11 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये कंप्लीट बुक्स हैं। 11 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, सारे लेक्चर मौजूद हैं। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, 13 चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एक ग्रैंड टेस्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है चैप्टर, तीसरा चैप्टर है मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये है। और इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये उसके पार्ट्स लिखे हैं। ये पार्ट 1 इसका है, ठीक है। एसी सर्किट्स से पहले एसी करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट, ये इसी का फुल वर्ड्स इसके बनते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के। इस लेक्चर में सिर्फ आपको अल्टरनेटिंग करंट एसी के हवाले से बात की जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट एसी जो है, ये अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ये बात की जाती है कि अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा होती है, डायरेक्शन जिसकी वेरिएट करती है, वेरिएबल होती है, डायरेक्शन जिसकी चेंज हो सकती है। डायरेक्ट करंट जो है, या डीसी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसकी क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन। आपने अभी तक अल्टरनेटिंग करंट और एसी और डीसी का फ़र्क यही सुना होगा, सुना है ना? एसी और डीसी का फ़र्क आपने यही सुना होगा कि इसके अंदर तो डायरेक्शन, ये वो करंट है जो कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और ये वो करंट है डीसी जो कि डायरेक्शन चेंज नहीं करता, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। ये अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, ये हमारा टॉपिक है, और इसको हम वेव की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये एक वायर ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लें, फिर उसके बाद फिर इसमें फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। टाइम पीरियड को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम, पीक वैल्यू क्या होती हैं इसको भी डिस्कस करेंगे हम, वोल्टेज पीक क्या होता है, करंट पीक क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट कौन सा है? ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस एरो से के मुताबिक तो करंट तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन है, यही बात है ना? नहीं, ये बात नहीं है। आपके जहन में अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो इससे मतलब क्या है? चेंज का मतलब ये है कि डायरेक्शन, मिसाल के तौर पर चेंज का मतलब ये है कि ये करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस वायर के इस किनारे से लेके इस किनारे तक जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। क्या ये मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। या आप ये कह लें कि ये ही बात है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हैं कि यूँ गया और यूँ आ गया। ना ना ना, इस वीडियो का मकसद ये भी आपको यही समझाना है कि आप ज़रा विजुअलाइज कर सकें कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन जो चेंज करता है वो कैसे करता है, और कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ वेव। वेव आपको पता है ना, ये
ये वेव होती है। इस वेव की मदद से आपको ये समझाया जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। और जब अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या अल्टरनेटिंग करंट के अमाउंट पर फ़र्क नहीं पड़ता क्या? ध्यान से बात सुनिएगा। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता तो क्या अल्टरनेटिंग करंट के अमाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ता? अल्टरनेटिंग करंट को या करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं तो क्या एम्पेयर कम या ज़्यादा नहीं होते? वो करंट जो यहाँ से यहाँ चला है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने तक क्या उसके वही एम्पेयर रहे हैं? क्या ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा जबकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? कैसे हो रही है वो तो अभी देखते हैं, लेकिन ये सवाल फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यही तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमें यही तो बताती है कि डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली अमाउंट या क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड या मिकदार पे फ़र्क पड़ जाएगा, ये होगा। तो ये यहाँ पर जब डायरेक्शन चेंज हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की तो डेफिनेटली करंट की मिकदार इसमें भी वेरिएशन हो रही है, वोल्टेज इसके अंदर भी वेरिएशन हो रही है। समझ आ रही है बात आपको? इसमें भी चेंज आ रहा है। अब करंट की मिकदार में कैसे चेंज आ रहा है, करंट के वोल्टेज में कैसे चेंज आ रहा है, इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड ये सब कुछ हम समझेंगे इस वेव की शक्ल में, इस वेव की शक्ल में। समझ में आ रही है बात? तो पहले ये कॉन्सेप्ट ले लें क्योंकि इसी वेव के ऊपर जो है सारा का सारा फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक भी आपको समझ में आएगा इसके अंदर, और जो दूसरे टॉपिक हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस वेव को देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे जो है वो वेव की मदद से, कैसे जो है वो इस वेव की मदद से हम ये बता रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं ताकि हमें वेव का पता लगे। अब वेव में बना रहा हूँ आपसे, ये देखें, ये वेव ये ऊपर जा रही है और ये वेव नीचे आ रही है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, फिर ये ऊपर जा रही है। अब पहले तो वेव को देख लें कि क्या वेव आगे नहीं बढ़ रही। ये रही वेव, बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है ये वेव, अल्टरनेटिंग करंट को ये वेव रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो डायरेक्शन जो हम देख रहे हैं अभी, जो हमने देखा एक वायर के अंदर, मतलब ये कि अगर ये वेव अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ये वेव अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये वायर ले लें, ये वायर, इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है AC, तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है इस वायर के अंदर, यहाँ से इस किनारे तक करंट जा रहा है और डायरेक्शन भी अपनी चेंज कर रहा है। यही बात है ना। ये वेव आगे जा रही है, ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? AC करंट को। तो ये वेव अगर आगे जा रही है तो AC या अल्टरनेटिंग करंट भी आगे जा रहा है। जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट इस पॉइंट से यहाँ तक आ रहा है। ठीक हो गई बात। अब अगली बात, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन तो चेंज होगी और अल्टरनेटिंग करंट एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा। तो अगर ये वेव अल्टरनेटिंग करंट की ये बता रहा है कि ये वेव आगे बढ़ रही है तो अल्टरनेटिंग करंट भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस आगे बढ़ते हुए क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। इस वेव की मदद से ही समझाया गया कि ये करंट आगे भी बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये हो गई बीच वाली लाइन, और ये वाला जो पोर्शन है ये अलग डायरेक्शन है और ये अलग डायरेक्शन है या नहीं है भाई? क्या अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होती? अपवर्ड। क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होती? ये भी तो डायरेक्शन होती है ना यार। तो हम जो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इस वेव की मदद से हम उसको दिखा सकते हैं कि जिस तरह ये वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड, बिल्कुल इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड। इस तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसी बात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको समझाया जाता है। आपने बात सुनी होगी कि भाई वो फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट, ये सुना होगा।
बहरहाल ये इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। और अपवर्ड डाउनवर्ड होते हुए मतलब अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए करंट भी आगे बढ़ रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में अगर बदलाव आ जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ जाता है, उसकी मिकदार पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस पॉइंट पे करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी, जितने एम्पेयर इस पॉइंट पे होंगे, इस पॉइंट पे कुछ और 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 होंगे, इस पॉइंट पर अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड कुछ और एम्पेयर की होगी, इस पे कुछ और की होगी। लेकिन ये जो चेंज आएगा एम्पेयर में, अल्टरनेटिंग करंट की क्वांटिटी में, ये चेंज बहुत मामूली होगा, वेरी स्लाइट, वेरी स्लाइट, कि आम तौर पर आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको तो ये लगेगा कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा करंट में, तो लेकिन आएगा। ठीक है भाई, ये बात भी जहन में रखिएगा। दूसरी बात, इसके वोल्टेज में भी उसी हिसाब से चेंज आ रहा है। जब इस वेव की डायरेक्शन हर लम्हा बदल रही है कि ये वेव अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो इस वेव की डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है, तो ये वेव रिप्रेजेंट किसको कर रही है? अल्टरनेटिंग करंट को। तो अल्टरनेटिंग करंट की मिकदार, मैग्नीट्यूड, उसके एम्पेयर में भी फ़र्क पड़ रहा है और उसके वोल्टेज में भी फ़र्क पड़ रहा है इसके डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये बहुत माइनर क्वांटिटी होती है जिसमें बदलाव आता है। तो ये दो चीज़ें जहन में रखिएगा कि चेंज इन करंट ये भी हो रहा है और चेंज इन वोल्टेज ये भी हो रहा है। ये दोनों मामलात हो रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? अब ये एक अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये पॉजिटिव अपवर्ड है, ये नेगेटिव अपवर्ड है, इक्वल इन क्वांटिटी है, ये इक्वल इन क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्विक रिव्यू कर दूँ दोबारा से। अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट का फ़र्क शुरू में बताया। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है, डीसी करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो कैसी हो रही है? जैसा हम ये समझ रहे हैं कि इस वायर के अंदर आगे पीछे डायरेक्शन चेंज हो रही है, कि करंट आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। इसकी डायरेक्शन की चेंज को अगर समझना है तो फिर आपको अल्टरनेटिंग करंट को वेव की शक्ल में ज़ाहिर करना पड़ेगा। साइनोसाइडल वेव इसको कहा जाता है। वेव की शक्ल में ज़ाहिर करना पड़ेगा और वेव की शक्ल में ज़ाहिर करके फिर आप अल्टरनेटिंग करंट को की डायरेक्शन को चेंज होते हुए दिखा सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट आगे भी बढ़ रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन जो करंट की है ये पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब अगर इस वेव को हम अच्छे से समझ लें तो ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अल्टरनेटिंग करंट को। और अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम समझना चाहते हैं, मतलब ये कि अल्टरनेटिंग करंट की मिकदार और वोल्टेज, इनको हम समझना चाहते हैं, तो फिर हमें इस वेव की कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे वेव से रिलेटेड एक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वेव पूरी की पूरी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना भाई। बात समझ रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली वेव की टर्म्स खुद ब खुद आ जाती हैं। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो भी आ जाएगा, पीक वैल्यूज़ वो भी आ जाएंगी, ये सब कुछ आएगा। अब इसको बारी बारी देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला जो हमारे पास है वो क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, पहला जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला। दो हाफ्स की बात हो गई। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। इसके नोट्स तो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमने ले लिया इसका जनरल। अब एसी टर्मिनोलॉजीज़, अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से टर्मिनोलॉजीज़ ज़रा इसको भी देख लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट टर्मिनोलॉजीज़, अल्टरनेटिंग करंट टर्मिनोलॉजीज़। ये कितनी हेडिंग्स है भाई? कितनी हेडिंग्स हैं ये? पहली चीज़ साइकिल,
इसको हम देखेंगे ये क्या है। उसके बाद टाइम पीरियड, इसको हम देखेंगे ये क्या है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, इसको हम देखेंगे ये क्या है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, नंबर 4 पे इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, ये क्या है, इसको भी हम देखेंगे। और फाइनली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, नंबर 5 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको ले लीजिए। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात भूलिएगा नहीं कि इस वेव को अगर जो हम समझ रहे हैं, तो वेव को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि वेव ही असल में रिप्रेजेंट कर रही है किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। वेव की मदद से उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की, उसके वोल्टेज भी रिप्रेजेंट होंगे वेव की मदद से। इसीलिए वेव की इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है और इनका कनेक्शन बनाना ज़रूरी है अल्टरनेटिंग करंट के साथ, ठीक है। तो पहला जो है वो नोट कर लीजिए, साइकिल, ये क्या है, वन कंप्लीट सेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वॉट नोट कर लीजिए, क्या है ये, वन कंप्लीट सेट, वन कंप्लीट सेट of both positive and negative values of an alternating quantity, ये बनाई थी ना वेव हमने, ये वेव बनाई थी, ये वेव ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ये आप ये देख लीजिए क्या उसने बोला है, वन कंप्लीट सेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ये है ना पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये हाफ सर्किल जो है ये पॉजिटिव, और ये हाफ सर्किल जो है यहाँ तक ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये एक साइकिल कहलाती है, एक साइकिल। तो क्या है, ये हाफ सर्किल और ये हाफ सर्किल जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, ये दो हाफ सर्किल्स मिलके क्या बनाते हैं, वन साइकिल, एक साइकिल। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं, फिर क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, नंबर 2 पे हमारे पास टाइम पीरियड, और ये भी याद रखिएगा कि ये अल्टरनेटिंग करंट है जो यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। हाफ सर्किल ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये दूसरा हाफ सर्किल ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो इन दो हाफ सर्किल की वैल्यूज़ की अगर आप बात करेंगे तो आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। टाइम पीरियड क्या है, एसी और वोल्टेज वेव, ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। क्या है ये, ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, बस ये है ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, ठीक है। मतलब ये जो करंट है जो इस वेव की मदद से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये करंट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से करंट ये यहाँ जाएगा, डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन चेंज करने के लिए करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है और एक साइकिल बना रहा है। भाई इसमें कुछ टाइम भी तो लगेगा नहीं लगेगा, इसमें जो टाइम लगेगा उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, जो वक्त एक फुल साइकिल बनाने में लगेगा करंट को, जो ड्यूरेशन जो वक्त करंट को लगेगा एक कंप्लीट साइकिल मुकम्मल करने में, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है।
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डिनोटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिनोटेड बाय सिंबल। सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ इसके साथ देख लीजिए, ये वो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो टाइम कम लगेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी है क्या, अगर फ्रीक्वेंसी को आपको समझना है ना, एक वर्ड इसके साथ कनेक्ट कर लें, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, और इसका मतलब होता है तेज़ी, तेज़ी। फ्रीक्वेंट का मतलब है तेज़ी। बोलते हैं ना बड़े फ्रीक्वेंट हो यार, बड़े तेज़ हो तुम, तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है असल में। फ्रीक्वेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी के फ्रीक्वेंट होने की बात कर रहे हैं, उसकी तेज़ी की बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। अब ये वेव जो जा रही है इसकी कोई स्पीड भी तो होगी या नहीं होगी, होगी ना। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड एक टाइम है, एक साइकिल है ये दूसरी साइकिल है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ, एक साइकिल ये रही, छोटी पिक्चर बनाऊँगा, एक साइकिल ये रही, ठीक है, दूसरी साइकिल ये रही, तीसरी साइकिल ये रही। तो ये 3 साइकिल्स मैंने आपको दिखाई हैं। तो ये 3 साइकिल्स क्या शो कर रही हैं, अल्टरनेटिंग करंट की हरकत एक जगह से दूसरी जगह। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 3 साइकिल्स बनाए हैं, 3 साइकिल्स, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। और यहाँ से यहाँ तक करंट को आने में जिसमें 3 साइकिल्स वो लगा रहा है, तो सपोज़ करते हैं अगर 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, टाइम भी तो लग रहा होगा ना कुछ, 1 सेकंड लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स मुकम्मल करता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड के अंदर। समझ में आ गई बात। अब ये अगर किसी वेव की रफ्तार ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 10 साइकिल मुकम्मल हो रहे हों, 10 साइकिल ये मुकम्मल हो रहे हों, और 1 सेकंड लग रहा है। तो रफ्तार किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई जो 3 साइकिल जो है वो लग रहे हैं 1 सेकंड में, या इस वेव की ज़्यादा हुई जिसमें 10 साइकिल जो है वो लग रहे हैं किसमें, 1 सेकंड में। ये ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई ना। ये 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, ये 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो रफ्तार इसकी ज़्यादा हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई। तो ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। ठीक है, अब टाइम के साथ देखें, इसका कनेक्शन बन रहा है ना टाइम के साथ, इसी टाइम पीरियड के साथ। मैंने यही बताया था कि इनका आपस में कनेक्शन है। ठीक है, तो कोई वेव जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी उतना ही उसको कम टाइम लगेगा। या हम ये कहेंगे कि कोई वेव जो है अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी तो 1 सेकंड में वो ज़्यादा साइकिल्स कवर करेगी। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप इस तरह से बनता है ये कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड जो है वो बराबर है किसके, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के। या फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बनानी हो तो 1 अपॉन टाइम पीरियड की। ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बन गई। इन्वर्स रिलेशनशिप है इसका। ठीक है भाई, ये भी हो गया। यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिख लें। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, मैं लिखना भूल गया। यूनिट क्या है पता है वैसे तो आपको, यूनिट टाइम पीरियड का क्या है, सेकंड। सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स। ठीक है भाई, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। यूनिट क्या है इसका, हर्ट्स। इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए 1 हर्ट्स जो है, 1 हर्ट्स जो है ये क्या है,
तो आप कहेंगे 1 हर्ट्ज़ जो है 1 साइकिल पर सेकंड। 1 हर्ट्ज़ का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइकिल कंप्लीट होने में 1 सेकंड लग रहा है, इसको हम कहेंगे 1 हर्ट्ज़। क्या कहेंगे? 1 हर्ट्ज़। अच्छा, आगे चलें। 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, साइकिल भी और टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये वाला इंस्टेंटेनियस, ये वाला इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू। अब ये पीक वैल्यू इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वक्त के दौरानिया, किसी ख़ास वक्त के दौरानिए में स्पेसिफिक टाइम। मिसाल के तौर पर ये वेव यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ से यहाँ जाती है। सपोज़ करते हैं 1 साइकिल मुकम्मल हो गया ना, सपोज़ करते हैं ये 1 साइकिल मुकम्मल करने में इसको 10 सेकंड लगे हैं। कितने लगे? 10 सेकंड लगे। 1 साइकिल 10 सेकंड लगे। तो इस वेव को यहाँ से यहाँ आने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा। इस वेव को यहाँ से यहाँ आने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा। इस वेव को ये यहाँ से यहाँ आने में भी कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ से यहाँ आने में भी और यहाँ से यहाँ आने में भी। आप जो बता रहे हैं 10 सेकंड, वो तो पूरा टाइम बता रहे हैं, पूरे कंप्लीट साइकिल का। लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ भाई यहाँ का बताओ, यहाँ तक पहुँचने में वेव को कितना टाइम लगा। अगर मैं किसी ख़ास टाइम पे जानना चाहता हूँ वेव की पोजीशन, तो हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी ख़ास वक्त में। इसका मतलब ये होता है किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास टाइम पे, किसी ख़ास टाइम पे। आप बताइए इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू। अब इसको भी देख लेते हैं। ये पीक वैल्यूज़ क्या हैं? जब मैं बता चुका हूँ कि ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को, एसी करंट, एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है वेव। तो अल्टरनेटिंग करंट को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर करंट की मिकदार क्या एक ही जैसी है? आप 10 एम्पेयर यहाँ से 10 एम्पेयर करंट यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो 10 एम्पेयर करंट यहाँ तक क्या 10 एम्पेयर ही है? क्या उसमें चेंज नहीं आ रहा? चेंज आ रहा है भाई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट की मिकदार में कमी और ज़्यादती होगी तो यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ और होगी। अब आई की वैल्यू में जो वेरिएशन आ रही है स्लाइट सी वेरिएशन होती है, इतना ज़्यादा नहीं। तो कोई सबसे ज़्यादा वैल्यू आई की कहाँ पर होगी? फिर करंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होगी? इस जगह पर। ये पीक है। पीक का मतलब ये होता है टॉप। ये वेव का जो टॉप है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे करंट की वैल्यू, इस जगह पर आई की वैल्यू सबसे कम होगी। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा ये वेव, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, करंट जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आई की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी और ये पीक वैल्यू होगी इसकी। और आपको पता है वेव जो है इसकी पीक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, ये जो पॉइंट है इस वेव का, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू पीक वैल्यू कहलाती है, और करंट के साथ साथ वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू भी पीक वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर इसको हम आई पीक कहेंगे और वी पीक कहेंगे। ये आई पीक करंट की पीक वैल्यू और वी पीक वोल्टेज की पीक वैल्यू। इसी तरह एक पीक वैल्यू ये है भाई, एक पीक वैल्यू और भी है अभी। तो ये पीक वैल्यू हो गई करंट की और वोल्टेज की। अब जैसे जैसे नीचे आएगा पीक वैल्यू कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। इस पॉइंट पे आके दोबारा गिर जाएगी वैल्यू, करंट की भी और किसकी? वोल्टेज की भी, दोनों की। फिर कहाँ दोबारा पीक वैल्यू? नीचे की तरफ से ये आएगी।
ये जो पॉइंट होगा ये पीक होगा। तो 2 पीक्स हो गई इस पूरी साइकिल में, एक ये हो गई एक ये हो गई, लेकिन ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है। अब सपोज़ करें यहाँ पर, क्योंकि करंट की एक मिकदार तो है नहीं, वोल्टेज की एक मिकदार तो है नहीं, मुस्तकिल चेंज हो रही है, तो इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, आपको एवरेज लेना पड़ेगा, आपको एवरेज लेना पड़ेगा करंट का भी वोल्टेज का भी। तो यहाँ का एवरेज आप कुछ लेते हैं, इस पीक वैल्यू का एवरेज करंट का मिसाल के तौर पर आप लेते हैं कितना, 10 एम्पेयर मिसाल के तौर पर 10 आता है, और यहाँ पर जो पीक होगा ये भी 10 होगा करंट, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। तो एवरेज जो आपने करंट का यहाँ पर निकाला इस पीक वैल्यू पर वो 10 निकला, और लेकिन ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर पीक वैल्यू पे आपने जो वो भी वही होगा 10 होगा। तो एक आपके पास हो गया पॉजिटिव 10 और दूसरा आपके पास हो गया नेगेटिव 10। तो आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या क्या होगी, कैंसिल, ज़ीरो, करंट ज़ीरो है। आपकी मैथमेटिक्स बता रही है कि भाई करंट यहाँ पर ज़ीरो है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना, करंट तो यहाँ है। इसी तरह वोल्टेज भी फिर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पीक वैल्यू यहाँ अगर लेते हैं वोल्टेज की, वो पॉजिटिव इतनी जितनी होगी उतनी ही इस दूसरी पीक वैल्यू की नेगेटिव होगी। तो ये दोनों अगर हम एवरेज लेंगे तो फिर क्या होगा, एवरेज लेने पे, एवरेज लेना आपको चाहिए ना, एवरेज चाहिए, करंट का भी एवरेज चाहिए, वोल्टेज का भी एवरेज चाहिए। लेकिन एवरेज वैल्यूज़ आप यहाँ की लेते हैं इसकी पीक वैल्यू का, एवरेज वैल्यू आप यहाँ की लेते हैं इसकी पीक वैल्यू का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो आपके पास रिजल्ट ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पर किरदार आता है आपके सामने डीसी का, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का जो एवरेज है ना, ये आपको हेल्प करेगा। डायरेक्ट करंट का जो एवरेज है वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक़ है, इनका आपस में ताल्लुक़ है। कैसे है वो भी बताता हूँ आपको। पहले ये ज़रा इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू हम देख लें। तो इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको, ये तो अगला टॉपिक भी मैंने साथ ही शुरू कर दिया, रूट मीन स्क्वायर का। असल में ये जो मैंने अभी एवरेज वाली बात की है ना, ये असल में ये वाला टॉपिक है, रूट मीन। मीन का मतलब ही एवरेज होता है, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, ठीक है भाई। तो ये चौथा टॉपिक, इसका पॉइंट नोट कर लें आप, इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू। इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, ये क्या है भाई, व्हाट मीन्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स इसका मतलब है हाईएस्ट वैल्यूज, हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ AC वोल्टेज, highest values of AC voltage and current, AC voltage and current। करंट वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और करंट को I से। ये हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है भाई, इसका ये मतलब है। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय मैंने लिख भी दिया था, डिनोटेड बाय आई पीक करंट के लिए और V पीक वोल्टेज के लिए, ठीक है भाई। अब इसको देख लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, जिसके अंदर मैं भी आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट दे रहा था, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। तो मैं ये बता रहा था आपको कि मीन की अगर हम बात करें तो मीन का मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एवरेज चाहिए, आपको क्या चाहिए, एवरेज। इसी एवरेज को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब ये रूट और स्क्वायर, इससे आप परेशान मत होइएगा यार, देखें एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज वैल्यू आपको चाहिए, और उसके लिए पीक वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली
ये पीक्स की वैल्यू चाहिए, ये पीक, आई पीक और वी पीक, इसकी वैल्यूज़ चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के अंदर ये पॉजिटिव की जो पीक की वैल्यू होती है वही नेगेटिव की पीक की वैल्यू होती है, दोनों बराबर होती हैं, तो ज़ीरो आपकी मैथमेटिक्स बता रही होती है यहाँ पर। लेकिन एसी का ताल्लुक क्योंकि डीसी से है, तो डीसी की पीक वैल्यू को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और डीसी की पीक वैल्यू जब आप निकालते हैं तो पहले इसके नोट्स ले लेते हैं। क्या है ये? व्हाट? एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, नोट कर लें। क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी, एसी की एवरेज वैल्यू है ये, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी ये है ये। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास क्या कहा था मैंने, इसको हम सिंबॉलिकली रूट मीन स्क्वायर या एवरेज वैल्यू को सिंबॉलिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिकली वी क्या है? आर एम एस, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर एम एस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, और ये रूट मीन स्क्वायर का आसान सा मतलब है एवरेज वैल्यू करंट की, एवरेज वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आपको वी आर एम एस, आपको एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए अल्टरनेटिंग करंट की, इसको हटा दें, एवरेज वैल्यू अगर चाहिए वी आर एम एस, ठीक है, तो आपको इसके लिए 0.707 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वी पीक के साथ, वी पीक के साथ। अभी समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये किसके लिए है? ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और किसके लिए? वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए, वी वोल्टेज के लिए। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपके पास आई आर एम एस, इसमें भी 0.70, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वी आई पीक के साथ, आई पीक के साथ, आई पीक के साथ। ये किसके लिए है? ये करंट के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आसान सा हुआ। अब सुन लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक जो पीक वैल्यू है, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये किसकी है? एसी की है पीक वैल्यू, ये एसी की है। तो इस पीक वैल्यू पे अगर आपको एवरेज निकालना है करंट का, इस पीक वैल्यू पे अगर आपको एवरेज निकालना है वोल्टेज का, एसी का, तो आपको डीसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। और डीसी की जो पोजीशन पीक वैल्यू को बनती है वो ये बनती है, ये इसी ग्राफ में डीसी की जो पीक वैल्यू बनेगी, देखें एसी की पीक वैल्यू इस ग्राफ के अंदर ये है, डीसी की पीक वैल्यू इस ग्राफ के अंदर ये है। तो आपको डीसी की पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी और एसी की भी पीक वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इन दो वैल्यूज़ को लेंगे, तब जाके आप एवरेज बता सकते हैं, एवरेज बता सकते हैं, एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज बता सकते हैं एसी का, ठीक है। और इस पॉइंट की, इस पीक वैल्यू, यहाँ पे जो पीक वैल्यू है डीसी की, वो ये रही 0.707। ये क्या है? डीसी की पीक वैल्यू जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो ये रही। और एसी की जो पीक वैल्यू है वो ये रही, इस पॉइंट पे आप इसको लेंगे। तो ये वी पीक जो है, ये एसी की पीक वैल्यू है फॉर वोल्टेज, और आई पीक जो है ये एसी की पीक वैल्यू है फॉर करंट। लेकिन दोनों के लिए अगर आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू और आई पीक करंट की पीक वैल्यू, तो आपको डीसी की जो है वो पीक वैल्यू चाहिए होगी, ये वाली, और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये है 0.707। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको अल्टरनेटिंग करंट का
एवरेज जो है वोल्टेज का वो पता चलेगा। इसी एवरेज को हम रूट मीन स्क्वायर VRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज आपको पता चलेगा जब आप इस फैक्टर को शामिल करेंगे इसके साथ। ठीक है भाई, तो ये आखिरी वाला जो है टॉपिक थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा होगा, अभी परेशान होना भी चाहिए, इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि डायरेक्टली जो है आपको एवरेज नहीं पता लग सकता, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का आपको डायरेक्ट नहीं पता लग सकता। वजह मैं आपको बता चुका हूँ, ये नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है। मैथमेटिक्स हमारी ज़ीरो रिज़ल्ट दिखाएगी, आपको डीसी की पीक वैल्यू यहाँ पर चाहिए, और डीसी की पीक वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ये आप इक्वेशन बनाते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं, तब जाके, और ये रही डीसी की पीक वैल्यू, ये रही जिसको आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तब जाके एसी का आपका मसला हल हो रहा है, एवरेज वोल्टेज का, एवरेज करंट का। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।